Hello everybody. Today I again welcome you all to Zero to Hero classes. Today we will discuss the second part of our chapter, that is human reproduction. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बातें की, तो जल्दी से उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं. ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने समझा था. रिप्रोडक्शन क्या होता है? री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब बनना, फिर से बनना. ह्यूमन का फिर से बनना, रिप्रोडक्शन. अब उसमें मेल गेमिट क्या था? हमने बोला था शुक्राणु, स्पर्म. फीमेल गेमिट ओवम होता है. यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है. इससे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जायगोट बना, सिंगल सेल जायगोट. वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गए, इम्प्लांट हो गया. कहाँ? यूटेरस. उसमें 9 महीना गेस्टेशन पीरियड के बाद प्रसव हो जाता है, जिसे पार्चुरेशन कहते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में. उसमें हमने देखा विरीशन क्या होता है, सहायक नलिका क्या होती है, सहायक ग्रंथियाँ क्या होती है, बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है. एक एक करके, जैसे विरीशन मैंने आपके लिए एनसीईआरटी लाया है. ठीक है, अभी टाइम बचेगा तो एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे. आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है जैसा कि आपको बताया जा चुका था. तो नाउ वी विल सी एनसीईआरटी तो डिस्कस करेंगे ही. नोट्स देखते हैं. हाँ, तो हमने डिस्कस किया था मुख्य जनन अंग क्या होता है मेल में. वहाँ पता चला क्या होता है, शुक्राणु. विरेशन में क्या होता है, हार्मोन सिक्रीशन होता है, और बनता भी वही है. हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कहाँ पे होता है? विरेशन में. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 1 पेयर, एक जोड़ी रहता है टेस्टिस. इसकी लंबाई 2, 3, 4, 5 होती है. 2, 3, 4, 5 हमने ऐसा सीखा था. ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है. अंडाकार होता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है. एक थैली घानी, जिसे स्क्रोटम कहते हैं. टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए. देन हमने डिस्कस किया था इसमें 250 कक्ष होते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं. ये हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड, अति कुंडलित हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं. अब देखो, टेस्टिस है, उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गया. अब देखो इसके भीतरी पार्ट में, मतलब यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल. 2 प्रकार की सेल मिली. स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन से, मतलब मियोसिस के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा. सर्टोली सेल हमने देख चुका है. अब शुक्रजनक नलिका के बाहरी क्षेत्र के इंटरस्टिशियल स्पेस हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि अभी डायग्राम मैंने यहाँ लगा दिया है, अभी डिस्कस कर लेंगे. लेडिक सेल यहाँ रहता है, जो एंड्रोजन बनाता है. अब देखो ये डायग्राम, पिछले लेक्चर में ये डायग्राम नहीं था, मैंने यहाँ इंसर्ट किया है. अब देखो ये हमारा टेस्टिस हो गया. ये तुम देख रहे हो, ये लोब, ये लोब ऐसे ऐसे करके जो है, तो इसी को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं. इसके अंदर देख रहे हो हाईली क्वाइल्ड करके, देखो जूम करके स्ट्रक्चर देखो, ये हाईली क्वाइल्ड, यही है सेमिनिफेरस टिब्यूल. हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है. अब यहाँ स्पर्म बनता है, इसके थ्रू रेटे टेस्टिस के थ्रू, फिर वास एफ्रेंसिया में जाता है, फिर एपिडिडाइमस में जाता है. उसके बाद वास डिफरेंस होते हुए एक एनसीईआरटी में लाइन है, इसको लूप ओवर करते हुए. बेसिकली वो हमसे नहीं पूछा जाएगा. मैंने आज आप लोग के क्वेश्चन देखे बिहार बोर्ड के, तो जो कि काफ़ी इजी थे. आज हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. अब सहायक ग्रंथियाँ में हमने देखा था सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. यहाँ देखा था ये जोड़ा में रहता है, ये भी जोड़ा में रहता है, ये सिंगल रहता है. यहाँ सिक्रीशन होता है, फिर सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है इसका सिक्रीशन. ये फ्रक्टोज रहता है, इसके अंदर कैल्शियम रहता है, और कुछ एंजाइम से भरपूर होता है, मतलब सम एंजाइम्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं. फिर यहाँ से देखो स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन प्लस स्पर्म जो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में बन रहा था, उसको सीमेन कहते हैं. अब देखो, अब सहायक नलिका मतलब एसेसरी डक्ट क्या क्या है, रेटे टेस्टिस, वास एफ्रेंस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था. देखो लेक्चर 2 लिखा हुआ है, ये हमें आज डिस्कस करना है. चलो डिस्कस करते हैं. अब देखो ये जो यहाँ से स्ट्रक्चर निकलती है, इस पार्ट को रेटे टेस्टिस कहते हैं.
रेटे टेस्टिस जाके खुलता है, एक सीक्वेंस भी हमने लिखा होगा। हाँ देखो, फ्लो ऑफ स्पर्म क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, उसके बाद वो रेटे टेस्टिस में जाता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर रहता है यहाँ से निकलता है हाईली कॉइल्ड, इसको रेटे टेस्टिस कहते हैं। फिर वास एफरेंसिया, फिर उसके थ्रू एपिडिडाइमस में जाता है, फिर वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। अभी तक आज तक पूछा नहीं गया है, कभी भी पूछा जा सकता है। सीक्वेंस देख, अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। अब देखो हार्मोनल नियंत्रण क्या रहता है, देखो हाइपोथैलेमस क्लास 11th के चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है। हाइपोथैलेमस में GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर रहता है, ठीक है। यहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है GnRH, इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन मतलब, गोनेड वर्ड का मतलब हो गया मतलब टेस्टिस और फीमेल में ओवरी के विषय में, तो यहाँ से रिलीज होता है रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, जो कि रिलीज करता है LH और FSH, ठीक है। LH जाके एक्ट करता है कहाँ, लेडिक सेल पे, लेडिक सेल अगेन फिर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, इसका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। फीमेल में इसका फंक्शन अलग है, मेल में दोनों रिलीज होता है, मेल और फीमेल दोनों में फंक्शन अलग अलग है। वहाँ हम पढ़ेंगे जैसे ओवरी रहता है, ओवरी में फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, उसको यही स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यहाँ क्या करे, कहाँ एक्ट करेगा, यहाँ सर्टोली सेल, हमने देखा था 2 जर्म सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया फिर सर्टोली सेल। इसका काम रहता है सर्टोली सेल का नरिशमेंट प्रोवाइड करना, मतलब उसको भोजन पोषण प्रदान करना। ये क्या करता है, फैसिलिटेट स्पर्मेटोजेनेसिस। बार बार ये जेनेसिस वर्ड ऑलरेडी PYQ पूछा जा चुका है, ठीक है, ये इस वर्ड से। तो जेनेसिस मतलब बनना, स्पर्म का बनना, ये हेल्प करता है स्पर्म बनने में। फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में रहता है, वहाँ से रिलीज होता है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज होता है LH FSH। LH लेडिक सेल पे वर्क करता है, वहाँ क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। FSH कहाँ वर्क करता है, सर्टोली सेल पे, फैसिलिटेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आपको याद ही रखना है, इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखो मैंने अभी बात की थी, ये NCERT का डायग्राम है। अभी देखो ये है 1 पेयर, एक यहाँ है, ये यहाँ है। इस थैली को बोलते हैं स्क्रोटम, कहीं लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा है, NCERT का डायग्राम लिखा हुआ है, स्क्रोटम बोलते हैं इस थैली को। इसके अंदर होता है टेस्टिस, इसमें एक टेस्टिस, एक में एक टेस्टिस, इसीलिए एक जोड़ा टेस्टिस बोला जाता है। अब देखो यहाँ से ये हाईली कॉइल्ड देख रहे हो, ये देखो ये सेक्शन दिखाया गया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, देखो सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ से तीनों का सिक्रीशन रहता है, जिसको सेमाइनल प्लाज्मा हमने कहा था। ये क्या करता है, स्पर्म के साथ, यहाँ से स्पर्म आती है, स्पर्म के साथ मिलके क्या बना लेता है, सीमेन बना लेता है, जो कि पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है। यहाँ पे इस आउटर को बोलते हैं ग्लांस पेनिस, इसके ऊपर जो थिन कवरिंग होती है उसे फोर स्किन बोला जाता है। आपसे नाम कभी भी पूछा जा सकता है। अब ये लेटरल व्यू इसी का देखा जा सकता है, ये टेस्टिस है, ठीक है, ये पेनिस है, यहाँ से स्पर्म जाता है, ऐसे करके लूप ओवर करते हुए ऐसे करके आता है, ठीक है। बस डायग्राम आपको आनी चाहिए। तो आज हमारा मेन टॉपिक है डिस्कशन का। हमने देखो अभी 8 मिनट के अंदर, मतलब 8 से 9 मिनट के अंदर पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिवीजन कर लिया, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। मैंने बोला था आपको 4 से 5 बार रिवीजन करवा दूंगा, जैसे कल होगा। आज फटाक से पूरा स्पीड में, कल इससे ज़्यादा स्पीड में पूरा रिवीजन करवा दूंगा। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, आज हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री जनन तंत्र। इसके अंतर्गत क्या आती है, अंडाशय है ना, वहाँ क्या आता था, कंपैरिजन करके पढ़ो, एक को याद रखोगे दूसरा वैसे ही याद रह जाएगा। वहाँ हमने पढ़ा था अंडाशय की जगह वहाँ क्या था, टेस्टिस था, वृषण। अब यहाँ पे क्या, अंडाशय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। ये कैसा रहता है, ये भी एक जोड़ा रहता है। अब देखो सहायक नलिका, जिसे एसेसरी डक्ट कहते हैं, सहायक ग्रंथि एसेसरी ग्लैंड कहते हैं, बाह्य ज्ञानेंद्रिय मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक एक करके पढ़ेंगे। अब अंडाशय देखो, स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो वहाँ से सीधे क्वेश्चन आएगा अंडाणु। नहीं, ये अंडाशय जो है ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है,
ये रिलीज करता है अंडाणु, ओवम, है ना। ये सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है जिसे स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। इसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे देखो स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, वो सब हमें पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। अब ये देखो ये भी एक जोड़ा रहता है, इसकी लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। एक ही ट्रिक से हम तभी पढ़े थे 2 3 4 5, ये चौड़ाई हुई, ये लंबाई हुई, इसको याद कर लेना। 2 से 4 इसका रहता है, ओवरी का, ठीक है। अब देखो ये भी एब्डोमिनल कैविटी, श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय के स्नायुओं मतलब लिगामेंट समझो ना, एब्डोमिनल कैविटी है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। बॉडी के अंदर मान लो ये ओवरी हुआ, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी से भी जुड़ा रहता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से तो जुड़ा ही रहता है। गर्भाशय मतलब यूटेरस, ये देखो ये हमारा बॉडी था, सपोज यहाँ ओवरी है, ओवरी ऐसे मिलके स्ट्रक्चर बनता है, इसको यूटेरस कहते हैं। ये यहाँ से भी जुड़ा रहता है, यहाँ से भी जुड़ा रहता है इस लिगामेंट से, ठीक है। ये लाइन उसी को दर्शा रहा है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखो, एनसीईआरटी हमें साफ साफ लिखती है, जो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, किसकी, एपिथेलियम की। अब इस ओवरी के स्ट्रोमा मतलब ये जो पार्ट है अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना, जिसे देखो ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय पीठिका, अब अंडाशय पीठिका में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। सिंपल ट्रिक है, कोट हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, पहनते हैं ऊपर, है ना, कोट कहाँ पहनते हैं, ऊपर। तो बाहरी सतह को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला। बाहरी को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला। परिधीय वलकूट, आंतरिक मध्यांश मतलब पेरिफेरल कॉर्टेक्स। हिंदी में आप इसे याद रखो, ये कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया। आपको अगर इंग्लिश आती रहेगी ना तो क्वेश्चन हमें दोनों लैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश भी देख लोगे ना तो सही करके आ जाओगे। ये कैसा कवरिंग है, आउटर कवरिंग, ये कैसा है, इनर कवरिंग। ये देखो डेवलपिंग फॉलिकल्स होता है, जैसे ये ओवरी का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम। ये देखो फॉलिकल डेवलप हो रहा है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, है ना। वहाँ ओव्यूलेशन होता है, फिर एंट्रम बनता है, तो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तो वगैरह वगैरह ये हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो ये कहाँ रहता है, ये हमारे कॉर्टेक्स वाले पार्ट में रहता है। डेवलपिंग मतलब जो अभी डेवलप हो रहा है फॉलिकल, ये कहाँ रहेगा, आउटर कवरिंग मतलब कॉर्टेक्स में, इनर मेडुला में। ब्लड वेसल, ये देखो ये ना ब्लड वेसल, ऐसे कुछ भी जो ब्लड वेसल यहाँ आ रही है, ये मेडुला मतलब अंदर वाले रीजन को मेडुला कहते हैं, यहाँ कॉर्टेक्स कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल या कोई भी फॉलिकल कहाँ रहेगा, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। अब देखो पहला हमने पढ़ लिया क्या, ओवरी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा सहायक नलिका, एसेसरी डक्ट। नलिका मतलब कोई भी डक्ट। अब सहायक नलिका क्या क्या है, सबसे पहले आता है ओविडक्ट, है ना, फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब, एक जोड़ी पेशीय संकुचनशील नलिकाएं जो अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। क्या मतलब है इसका, मान लो एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम शायद दिया हुआ रहेगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ ये देखो, ये वेजाइना है, ये सर्विकल कैनाल है, इसे सर्विक्स कहते हैं। अब इस पूरे पार्ट को यूटेरस कहते हैं। अभी हमने एक लाइन पढ़ा था, ये जो ओवरी होता है एक तरफ किससे जुड़ा रहता है, एब्डोमिनल कैविटी से, एक तरफ यहाँ से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखो इस पूरे कैविटी को, इसको यूटेरस कहते हैं। यूटेरस मतलब गर्भाशय, यहीं पे बच्चा इम्प्लांट होता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर इम्प्लांट होता है। अब ये जो देखो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं फेलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, है ना, जिसमें यहाँ से देखो, यहाँ से ये इसको फिम्बरी कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि यहाँ से एक्सेप्ट करता है क्या, ओवम। इसके थ्रू ओवम यहाँ से होते होते यहाँ आता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। वो आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो अब देखो हमने अभी क्या क्या देखा, अभी हम लोग इनफंडिबुलम देख रहे हैं, एम्पुला देखेंगे, स्टमस देखेंगे। अभी ये डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा किसका पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है, किधर गया, हाँ यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब। वो जो तीनों पार्ट हम लोग बनाए थे ना ऐसे करके जो था, उसको क्या कहेंगे, फेलोपियन ट्यूब। एक जोड़ी पेशीय
संकुचनशील नलिकाएं जो अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। क्या मतलब है, देखो एक जोड़ी रहता है, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है, पेशीय संकुचनशील नलिकाएं। अब ये जो है ना किसका, मसल का बना रहता है, जो अंडाशय मतलब ओवरी से चल के कहाँ तक जाती है, गर्भाशय तक, मतलब यूटेरस तक जाती है। वही ट्यूब था जिसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब इसकी लंबाई एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, आपसे पूछ सकता है। आज तक मुझे नहीं लग रहा है पूछा गया है, क्योंकि मैंने देखा एनालिसिस किया तो मतलब बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमको लग रहा है लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो हमें नॉलेज होना चाहिए। कल के डेट में अगर हम लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो सीलिएटेड एपिथीलियम, अब देखो फेलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस। अभी हमने डायग्राम में देखा था क्या क्या, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस। इसको कीपक कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं, संकीर्ण पद कहते हैं। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, इनफंडिबुलम को। इनफंडिबुलम हमसे क्या कह रहा है, अभी देखते हैं। इनफंडिबुलम यह प्रारंभिक भाग है जो कीपनुमा होता है। अब देखो डायग्राम तो नीचे है, ये फर्स्ट पार्ट है। जैसे अगर रफ डायग्राम देखोगे ना, ऐसे रहता है, ये वेजाइना हो गया, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब निकलता है ऐसे करके, ये ओवरी हो गया, यहाँ जुड़ा रहता है। तो ये जो पार्ट है ना इनफंडिबुलम, तो ये प्रारंभिक पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट है। जो भाग जो कीपनुमा रहता है, कीप के जैसे होता है ऐसे करके, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, लास्ट में कीपनुमा रहता है। इस कीपक के किनारे अंगुली मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे फिम्बरी कहते हैं। अभी हमने डायग्राम में देखा था, ऐसे करके रहता है। यह क्या करता है, यह अंतोत्सर्जन अंडोत्सर्ग के दौरान, मतलब जब भी एग निकलता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है के दौरान, अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। क्या मतलब है, वहाँ से वो जो एग वहाँ से निकलता है, ओवम, उसको पकड़ने में कौन हेल्प करता है, फिम्बरी हेल्प करता है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आ जाती है तुम्बिका, जिसे एम्पुला कहते हैं। यह मध्य का सबसे चौड़ा भाग है। क्या मतलब है, यह निषेचन स्थल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये निषेचन स्थल है। इसे आप स्टार मार्क कर लोगे जब आप इसे नोट्स को लिख रहे होगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं याद रखता हूँ, जहाँ जहाँ फूला उसे एम्पुला, मेरे साथ बोलो, जहाँ जहाँ फूला उसे एम्पुला कहते हैं। तो फूला कहाँ रहेगा, यही पार्ट। आप डायग्राम देखोगे, मैं आपको दिखा दूंगा फिर से डायग्राम, उसे एम्पुला कहेंगे। यहीं पे देखो ये एम्पुला हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ऐसे फूला हुआ, ये एम्पुला हो गया। सबसे इधर क्या, इनफंडिबुलम, एम्पुला, देन अगेन यहाँ पे आ जाती है स्थमस। अब यहाँ पे क्या रहता है ना, इधर से ओवम आता है, इधर से आता है स्पर्म, ये ट्रैवल करते हुए यहाँ जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन हो जाता है। फिर यहाँ से फिर जायगोट बनते हुए फिर यहाँ ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, निषेचन स्थल है, ठीक है। अब संकीर्ण पद, नाम से ही पता चला है, संकीर्ण मतलब पतला, संकीर्ण पद, इसे स्थमस कहते हैं। यह अंतिम तथा सबसे लंबा व संकरा भाग है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भाग है, जो अंततः गर्भाशय में खुलता है। 3 पार्ट था, सबसे पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा स्थमस। इनफंडिबुलम में फिम्बरी होता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन अगेन वो क्या करता है, ओवम को एक्सेप्ट करता है, अंडाणु को वहाँ से रिसीव करता है, वो उसको भेजाता है एम्पुला मतलब तुम्बिका के पास। तुम्बिका में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इधर से स्पर्म जाता है, स्पर्म जाने के बाद वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन स्थल उसे कहेंगे। अब संकीर्ण स्थमस जो अंतिम पार्ट है, हाँ सबसे लंबा है, बिल्कुल संकरा भाग है, अंततः गर्भाशय में ही खुलता है, मतलब यूटेरस में ही खुलेगा। अब सेकेंड पार्ट है गर्भाशय, क्या होता है, यूटेरस, उसे हम लोग देखते हैं। गर्भाशय की संख्या कितनी होती है, एक ही रहती है। इसे बच्चादानी वुम्ब भी कहते हैं। अब गर्भाशय में ही इम्प्लांटेशन होता है, वहीं बच्चा 9 महीने रहता है, इसीलिए इसे बच्चादानी कहा जाता है। इसकी आकार कैसे होती है, उल्टी नाशपाती की तरह। आकार कैसी रहेगी, उल्टी नाशपाती की तरह रहेगी। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है ना। जो ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल, सर्विकल कैनाल कहते हैं। अब देखो ये यूटेरस हो गया, तो क्या बोल रहा है ना, ग्रीवा गुहा की ग्रीवा नाल, ये जो कैविटी होता है, सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसे सर्विकल कैनाल बोलते हैं, जो वेजाइना के जस्ट ऊपर रहता है। अब वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल को मिला के वर्थ कैनाल, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछा जा सकता है, सो तैयार रहें।
अब गर्भाशय की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। अब क्या क्या स्तर है? परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंतः स्तर। नाम से ही पता चल रहा है, अंतर मतलब सबसे अंदर, है ना, ये गर्भाशय सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर। गर्भाशय पेशी स्तर मतलब मायोमेट्रियम, है ना। उसके बाद देखो गर्भाशय पेरीमेट्रियम, इसको इंग्लिश में पेरीमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब इसी में जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, वो जो ब्लड आती है, वो जो ब्लड आती है इसी के टूटने से, किसके? एंडोमेट्रियम। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंततः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, मतलब साइक्लिक चेंजेस आते हैं। कभी वो मोटा हो जाएगा, है ना, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगी तो वो जो 4 से 5 दिन का पीरियड होता है उसके दौरान जो बाहर निकल के आती है अलॉन्ग विथ डीजेनरेटिव फॉलिकल जो कि ओवरी में रहता है, वहाँ से वो एंडोमेट्रियम भी बाहर आता है। अब जब बच्चा मतलब पैदा हो रहा होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, बच्चा को धकेलता है, वो जो स्मूथ मसल होता है वो किसका मसल रहता है? मतलब वो मायोमेट्रियम, 3 लेयर है उसमें मायोमेट्रियम, मतलब प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशी स्तर में काफ़ी तेज संकुचन होते हैं। संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो सबसे ऊपरी परत को कहते हैं पेरीमेट्रियम, पड़ी मतलब बाहर वाला गर्भाशय, मतलब गर्भाशय के बाहर वाला पार्ट को का बहुत ज़्यादा इजी है। इसके 3 स्तर होते हैं, क्या क्या होंगे? एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला, बीच वाला मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम। नाम अगर देखो, नाम के अंदर घुस जाओ, गर्भाशय अंतः स्तर मतलब अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला स्तर। गर्भाशय पेशी स्तर मतलब जहाँ पेशी मतलब क्या होता है? मसल, पेशी स्तर, यही मतलब मसल में पावर होता है, वही धकेलता वगैरह है। तो गर्भाशय पेशी स्तर बीच वाला मसल हो गया, सबसे बाहरी स्तर मतलब परिगर्भाशय। आसान है, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है तो इसे याद ही रखें। अब सहायक ग्रंथि मतलब एसेसरी ग्लैंड क्या क्या है? अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसे बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। जैसे हमने मेल में पढ़ा था क्या, बल्बो यूरेथ्रल, उसे कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसमें वही बार्थोलिन ग्लैंड होता है। तो इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या रहता है मेल में? वो जो क्या कहते हैं लुब्रिकेशन प्रदान करना। किस में? पेनिस में। ड्यूरिंग क्वाइटस पेनिस में ल्यूब्रिकेशन प्रदान कौन करता है? ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। अब देखो बार्थोलिन ग्लैंड का भी वही है, योनि द्वार के दोनों तरफ एक एक सेम के बीज के आकार की ग्रंथि, वहाँ सेम के बीज के आकार की रहती है। इसका स्राव योनि को स्नेहित करता है, मतलब स्नेहित करता है, स्नान करवाता है, मतलब क्या कहते हैं लुब्रिकेट करता है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या है? जघन सेल। अब मॉन्स प्यूबिस, यह वसामय उत्कों फैटी टिश्यू से बनी एक गद्दी कुशन जैसी संरचना होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। ये सीधे एनसीईआरटी का पॉइंट है। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, आप एक बार डेफिनेशन के थ्रू गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद डायग्राम से सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। बृहद बगोष्ठ मतलब लेबिया मेजोरा। सबसे पहले क्या देखा हमने? मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद लेबिया मेजोरा। यह उत्कों का मॉसल वजन फोल्ड है, मतलब फैटी टिश्यू का जघन सेल के नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। ये डेफिनेशन है, आपको इसे ध्यान ही रखना होगा। ध्यान एक बार स्ट्रक्चर को समझ जाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं, उसी चीज़ को हिंदी में एकदम बढ़िया से लिखा गया है। यह उत्कों का एक जोड़ा वलन होता है, यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है, मतलब लेबिया माइनोरा। उसके बाद भग शेप मतलब क्लाइटोरिस, यह एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है, मूत्र द्वार के ऊपर 2 लघु भगोष्ठ के ऊपर मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। देन अगेन हाइमन आता है। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से ढका रहता है। इस झिल्ली को योनि छेदन कहते हैं, जिसे हाइमन कहते हैं। हाइमन प्रायः संभोग के दौरान फट जाती है। इसके अलावा यह कभी कभी तेज धक्के, अचानक गिरने से, साइकिल चलाने, घोड़े पर चढ़ने आदि खेलकूद की सक्रिय भागीदारी से फट सकती है। अतः हाइमन के उपस्थिति वर्जिनिटी तथा अनुपस्थिति संभोग का सही सूचक नहीं है। यह एनसीईआरटी पॉइंट लिखती है, मैं अभी समझाता हूँ। इसका कोई डायग्राम देखते हैं एनसीईआरटी में दी हुई है कि नहीं, फिर मैं आपको नहीं होगा तो फिर बना के समझा दूंगा। 2 मिनट आप लोग पानी पियो,
मैं डायग्राम खोज रहा हूँ एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, मैं आपको बना के समझाता हूँ। ये देखो, आ जाओ भाई। हाँ, कहाँ बना दूँ, यहाँ बनाता हूँ इस जगह। अब देखो होता क्या है ना, ये सपोज ये वजाइना है, ठीक है, ये वजाइना है, तो यहाँ जो एक फैटी टिश्यू, ये जो पार्ट रहता है जहाँ पे हेयर होते हैं, इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। अगेन ये जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, ठीक है, इसके ऊपर फिर अगेन ये देखो, हाँ हिंदी में क्या कहते हैं, जघन सेल। ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है यहाँ पे होता है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। कहाँ पे, ये वेजाइना हुआ, यहाँ पे जो फैटी टिश्यू होता है, मतलब फैट का कुछ कुछ उत्तक होते हैं, ये वसामय उत्तक मतलब फैटी टिश्यू से बनी गद्दी, कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसे त्वचा जघन वालों से, ये जो है ना यहाँ पे हेयर रहता है, जो हेयर वाला जहाँ पे हेयर रहता है उस पार्ट को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्लियर है। अब देखो ये जो लेबिया मेजोरा है, ये जो वेजाइना है, ये कवर रहता है एक स्ट्रक्चर से, है ना, एक टिश्यू फोल्ड रहता है जिसे जघन सेल, ये जघन सेल मतलब यहाँ तक फैले रहते हैं, ये जघन सेल हुआ यहाँ तक, इसको सबसे बाहरी परत होता है, उसे क्या कहेंगे, लेबिया मेजोरा। देन अगेन इसके जस्ट नीचे लेबिया माइनोरा रहता है, यह उत्तकों का एक जोड़ा, ये भी एक मतलब क्या कहते हैं, हो सकता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए एक डायग्राम ले आऊँगा, वहाँ सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यह उत्तकों का एक जोड़ा वलन होता है, यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित रहता है। क्या मतलब है, ये देखो बृहद भगोष्ठ मतलब लेबिया मेजोरा के नीचे वाले स्ट्रक्चर में अवेलेबल रहता है। अब देखो क्लाइटोरिस, यह छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है, ये जो क्लाइटोरिस है यहाँ पे रहता है, ठीक है, जो मुख द्वार के ऊपर दो लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास, देखो इनर जो है ना लघु भगोष्ठ मतलब लेबिया माइनोरा जहाँ मिलता है, एक लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा जहाँ मिलता है वहाँ पे एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है, ये मूत्र द्वार है, ये मूत्र द्वार है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। इसके ऊपर क्लाइटोरिस लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। इसका काम क्या रहता है, बेसिकली ड्यूरिंग क्वाइटस ये जो फील आती है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में, उसी में ये मतलब हेल्प करता है। अब हाइमेन क्या है, अब हाइमेन देखो ये वेजाइनल क्या कहते हैं, योनि का जो ओपनिंग है, ये पार्शियली मतलब पूरी तरह से ढका नहीं रहता है, पार्शियली एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से मतलब पार्शियली ढका हुआ रहता है। इस झिल्ली को हाइमेन बोला जाता है। यह प्रायः फर्स्ट क्वाइटस जो होता है उसके दौरान फटता है। इसके अलावा यह कभी कभी धक्के, तेज धक्के, अचानक गिरने से, साइकिल चलाने, घोड़े पर चढ़ने आदि खेलकूद सक्रिय भागीदारी से फट जाती है। तो ये एक रिलायबल ये नहीं है, जो हाइमेन का होना नहीं होना ये नहीं बताता है कि कोई वर्जिन है या नहीं है। एनसीईआरटी से यही बताना चाह रही है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें मिलता है मेमरी ग्लैंड। अब मेमरी ग्लैंड का काम क्या है, वहाँ तुम पढ़ोगे ना, कार्यशील स्तन। ये कार्यशील क्यों लिखा, क्या मेल में मेमरी ग्लैंड होता है? जी हाँ, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। इसमें फंक्शनल नहीं होता है, मतलब इससे दूध नहीं निकलता है, इसीलिए कार्यशील, जो कि फीमेल में ही फंक्शनल होता है। ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। तो सीधे पूछेगा मेमरी ग्लैंड क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसके, मादा स्तनधारियों का, मतलब फीमेल प्राइमेट्स, है ना, जो भी फीमेल मेमल वगैरह हो गए, स्तनधारी जो स्तनधारी करते हैं उसका। यह युग्म संरचना जिनमें ग्रंथील उत्तक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ तुम देखोगे एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे फैट दिख रहा है, ये फैट लिखा हुआ, ये जो फैटी टिश्यू है, यहाँ पे फैटी टिश्यू होता है और उसमें युग्म संरचना मतलब जिसमें ग्रंथील ग्रैंडुलर टिश्यू होती है, युग्म मतलब जोड़ा हो गया, तो दो मेमरी ग्लैंड होंगे। अब देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये फैटी टिश्यू हो गया, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मेमरी लोब, मेमरी एल्वुलाई, मेमरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, इसको निपल कहते हैं, ठीक है, इसको एरुला कहते हैं। तो ये सारा मसल वाला पार्ट है, रीव का पार्ट हो गया।
अब देखो हमसे क्वेश्चन कंपटीशन में यही पूछता है, देखो मेमोरी लोब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कितना 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। इसके अंदर कूपिका मतलब एल्वुलाई रहता है, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, ऐसे यहाँ मिल्क यहाँ बनता है। ठीक है, बेसिकली लोब में स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टोर रहता है, कहाँ पे, यहाँ पे एल्वुलाई में स्टोर रहता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें मेमोरी टिब्यूल में आएगा, स्तन नलिका में, स्तन वाहिनी, स्तन तुम्बिका, वहाँ भी एम्पुला हमने पढ़ा था, कहाँ पे, जहाँ पे ये पढ़ रहे थे फैलोपियन ट्यूब के विषय में, वहाँ भी एम्पुला था। तो यहाँ पे वो एम्पुला नहीं है, यहाँ पे स्तन तुम्बिका है, वहाँ पे तुम्बिका ही था, मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर। यहाँ भी देखो ना एम्पुला, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है। ये अब मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, लोट डाला, LOATDALA। अब लोट, LO मतलब हो जाता है लोब्स, ये लोब्स, मेमोरी लोब्स, A मतलब एल्वुलाई, T मतलब टिब्यूल, D मतलब डक्ट, A मतलब एम्पुला, DA कैपिटल लिख लो, LA मतलब लेक्टिफेरस डक्ट। ये एक ट्रिक है, याद करना है, आप याद कर सकते हो। PYQ मुझे नहीं लगता पूछा गया है। अब हम लोग कुछ PYQ डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो ये एनालिसिस लाना क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भाई इससे क्वेश्चन कितना आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो तैयारी हमारी उसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। अब देखो 1 नंबर का क्वेश्चन 11 में नहीं पूछा गया, 12 में 2 पूछा गया, मतलब 1-2 का सिनेरियो है। बट यहाँ देखो पिछले कुछ वर्षों में मिनिमम अगर तुम देखोगे तो 3 का एवरेज है, 2 से 3 का एवरेज, तो 2-3 नंबर तो तुमको ऐसे ही मिल जा रहा है ईजिली। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से आता है, 1 न 1 तो आता है, मतलब 1 का एवरेज है। लघु उत्तरीय मतलब 2 अंक वाला क्वेश्चन 1 तो आएगा ही आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का पूछा भी जाता है, मतलब 1 पूछ लेता है। पिछले 23 में पूछा, 23 में तो 2 पूछ लिया, 24 में 1 पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाएंगी, अरे यार, हाँ तो भाई आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सर्टोली कोशिका पाई जाती हैं। अभी देखो बार बार हमने इस चीज़ का जिक्र किया, वहाँ किसमें, वृषण में 2 कोशिका होती है, कौन कौन सा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक स्पर्मेटोगोनिया रहता है, दूसरा सर्टोली शेल रहता है। सीधे आंसर जाएगा वृषण, हो गया। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, मतलब कहाँ रखा जाता है, तो हमारा आंसर फर्स्ट जाएगा। क्यों, अगर मान लो किसी भी चीज़ को लिक्विड नाइट्रोजन में रखने से, अगर तुम फर्स्ट चैप्टर देखोगे ना, एक लिक्विड नाइट्रोजन का उसमें जिक्र किया गया है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे तुम पढ़ोगे, वहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है, किसको, पॉलन ग्रेन को। यहाँ से तुम आंसर सीधे चले जाएगा। अब देखो ग्राफियन पुटिक पाया जाता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल, इसका आंसर तो तुम दे सकते हो। अभी मैंने पढ़ा रहा था ना, वो ओवरी का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर ये फॉलिकल रहते हैं, ये अलग अलग फॉलिकल बनते हैं। तो वृषण तो होगा नहीं, है ना, मानव यकृत भी नहीं होगा, मेढक में कहाँ से, मानव माना के अंडाशय में, आंसर बी चले जाएगा। गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भाशय, गर्भाशय गर्भ को धारण करने वाला, नर तो होगा नहीं, पादप होगा नहीं, मादा या स्त्री जन, कितना आसान है। अब तुम देखो ना, ये 2 बार 23 में, 20 में, 23 में, 19 में ऐसे रिपीट हो रहा है। आसान क्वेश्चन है भाई, आसानी से। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis वाले पार्ट में, उसका आंसर ही वहाँ मिलेगा। निषेचन आंतरिक होता है तारा मछली में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, उसके बाद उभयचर में। तो देखो ये एक्चुअली एक 11th में टॉपिक है, इसे एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं बेसिकली। आंसर चले जाएगा शार्क में। निषेचन आंतरिक मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, शार्क में, क्योंकि वो मैमल है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है, अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसका आंसर नहीं दे सकते, जब हम लोग पढ़ेंगे इसका आंसर देंगे। एक अंडाशय को हटाने के बाद पुनर्जनन की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है, बिल्कुल। एक अंडाशय हटा दोगे
तो मान लो एक पेयर रहता है तो दूसरे से भी निकल सकता है क्या, ओवम रिलीज हो जाता है। उसके बाद लुप्त अंडाशय की कार्यपूर्ति के लिए दूसरा, बिल्कुल सही इसका एक्सप्लेनेशन है ना। अब मान लो देखो ये ओवरी है, अब एक को तुम हटा दिए तो भाई देखो ओवरी कैसे काम करता है। एक बार ये देखो फर्स्ट अगर एक महीना चल रहा है, इसमें एक बार इससे निकल के आएगा, फिर इससे निकल के आएगा, फिर इससे निकल के आएगा, फिर इससे, ऐसे करके हर एक महीना में ओवम रिलीज होता है। अब एक को तुम काट दोगे फिर तो एक से तो आएगा ही ना, एक अंडाशय का हटाने के बाद पुनर्जनन की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है, बिल्कुल सही है। लुप्त अंडाशय की कार्यपूर्ति के लिए दूसरा अंडाशय विकसित हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही वाक्य है। आंसर हमारा पहला चले जाएगा। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का श्वसन एवं नामांकित चित्र बनाएं। देखो 14, 16, 18, 21 में पूछा है, मतलब ये बार बार पूछता है। मानव अंडाशय है ना, ओवरी का पिक्चर बनाना है ना, और स्वच्छ उसका नाम नोमेनक्लेचर कर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन इजीली, आप वो जो डायग्राम था आप एनसीईआरटी में देख लो कैसा बना हुआ, वैसे बना देना है, आप आराम से आंसर आपको मिल सकता है। ठीक है, उसका नाम लिख देना और उसके विषय में 2-4 लाइन लिख देना, आंसर पॉइंट वाइज लिख देना है, बात खत्म, आंसर मिलना ही मिलना है। मानवों में मादा या स्त्री जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनावे। स्त्री जनन तंत्र, अगेन वो वाला पिक्चर। ये भाई 2 चीज़ तो आनी ही चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाना, बार बार क्वेश्चन पूछता है, फीमेल वाला तो पूछता ही पूछता है, 19 में पूछा है, तो चांसेस है आपके आगे वाले क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन, अब ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। मनुष्य में स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ समुचित, वही वाला हो गया, यहाँ पे छोटा में पूछा था। अब देखो हमने वही किया था ना, इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला, इस्थमस, उसके बाद यूटेरस क्या होता है, फिर सर्वाइकल कैनाल क्या होता है, बर्थ कैनाल क्या होता है। 5 नंबर का पूछा है, आप डायग्राम बनाओ, 4 से 5 पॉइंट को लिख दो, आधा नंबर आपको डायग्राम पे मिलेगा, आधा आधा करके बाकी सारे आप जो लिखोगे उस पर मिल जाएगा। मासिक चक्र क्या है, किसी महिला में मासिक चक्र के दौरान हुए विभिन्न परिवर्तन, अभी हमने मासिक चक्र नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफी पुटक परिकव्य, एक नामांकित, अभी ग्राफियन फॉलिकल का पूछा है, वो भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में है। तो जितना हमने पढ़ा, हमने देखा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप एनसीईआरटी का रीडिंग चाहते हो तो मैं ये सोच रहा हूँ आपको धीरे धीरे पहले नोट्स पढ़ा दूँ, आप नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नोट्स प्रोवाइड, आप प्रॉपर नोट्स मेरा लिखा गया है, मेरा खुद हैंड रिटन नोट्स हैं, अच्छे कंटेंट है, इससे बाहर नहीं पूछता है। आपको मैंने ये PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो एनालिसिस के साथ आपको करवा दिया है। तो बेसिकली इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सारा ये रहता है वो रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, कहीं नहीं जाना है आपको, बस एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ आप डेली वाइज पढ़ते जाओ। एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार में पढ़ो, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है तो स्पीड ज़्यादा बढ़ा लो, यूज़ द टेक्नोलॉजी, और बी हेल्दी, कीप स्टडी, है ना। जस्ट जितना बताया जा रहा है उतना ही करें, इससे ज़्यादा ना, इससे कम करना है। और एनसीईआरटी के लिए एक प्रॉपर सेशन रखेंगे, इसमें केवल एनसीईआरटी ही डिस्कशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, जस्ट राइट some comments in comment section. If you think it has helped you to grow, just like it and you can share with your friends. Thank you very much.